हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुशवाहा स्वागत करता हूं द रॉयल फिजिक्स के इस सेशन में। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट को जानने के लिए चार्ज के बारे में जितने भी बेसिक जानकारियां थी वो सभी मैंने आपको पिछले क्लास में दे चुका हूं। अब हम लोग उसी के आधार पर आज इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे। तो इसलिए जो लोग भी नए हैं या जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर चार्ज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं और तब आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट को लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को लोग डिफाइन करते हैं द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुनिए, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से यानी चालक तार से इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का सतत प्रवाह कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मान लेते हैं कि किसी नदी में या किसी पाइप से, नली से जल का प्रवाह हो रहा है या किसी नदी में जल का प्रवाह हो रहा है तो उसको लोग कहते हैं वाटर करंट, जल धारा। उसी प्रकार से कंडक्टर से अगर चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह है वो कंडक्टर से ही होता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो पहले हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कंडक्टर्स वे सब्सटेंस है जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। मतलब जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सामान्यतः हम लोग जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब जो सब्सटेंस है ETC, ये सब जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और इनके वायर का यूज़ जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए करते हैं। तो इनसे जो है इलेक्ट्रिक करंट का इजीली फ्लो होने का मतलब है कि इनसे चार्ज का इजीली फ्लो होता है, यानी चार्ज इजीली इससे फ्लो करता है। और चार्ज कैरी कौन करता है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चार्ज जो है वो दो फंडामेंटल पार्टिकल द्वारा कैरी होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। अब इसमें प्रोटॉन मूवेबल पार्टिकल नहीं है और यहाँ पर चार्ज के फ्लो होने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल कैरी करेगा चार्ज को वो मूवेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को मूव कराता है, यानी चार्ज को कैरी करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही जो है वो कंडक्टर्स में चार्ज को मूव कराता है, कैरी करता है। तो ये जो कंडक्टर्स है, इस कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इनकी जो संख्या है वो कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा होती है। एक साधारण सा आप सपोज कीजिए कि कॉपर की जहाँ तक बात है, अगर हम कॉपर को एग्जांपल लें तो कॉपर में 10⁻28 के ऑर्डर का पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि 1 मीटर साइड का अगर हम एक क्यूब को कंसीडर करें, क्यूब यानी घन, 1 मीटर साइड का एक घन की अगर हम कंसीडर करें, क्यूब को कंसीडर करें, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या 10⁻28 के क्रम की होगी। इतना नहीं होगा, इसके क्रम की होगी, इसका 2 गुना 5 गुना लगभग 8 गुना के आसपास होता है। तो ये कॉपर में होता है। तो इसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है एल्यूमिनियम में, सिल्वर में तो इससे भी ज़्यादा होते हैं।
तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर मीटर क्यूब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इसलिए ये आसानी से चार्ज को कैरी करते हैं और करंट के फ्लो को संभव बनाते हैं और करंट का निर्माण करते हैं कंडक्टर्स में। जबकि इसके विपरीत अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बहुत ही कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती। तो ऐसा होने पर जब उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं या बहुत ही कम होंगे तो फिर चार्ज को कैरी कौन करेगा और इसलिए उसमें करंट का निर्माण नहीं हो पाता और उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। तीसरी एक और सब्सटेंस है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी हम बताएंगे। तो अब बात आती है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स में, ये कंडक्टर्स में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, कैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी मात्रा में कंडक्टर्स में आ जाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने एटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसी पर हम थोड़ा सा आते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक एटम है, छोटा छोटा हम यहाँ पर एटम बना रहे हैं, ये हमारा एक एटम है। तो एटम के अंदर हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि धनात्मक होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसलिए न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और फिर इसके बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं, ठीक है, और इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, उसकी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जो इसमें सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे मोस्ट आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा आउटर ऑर्बिट हो गया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ उनका जो बाउंडेशन होता है, बंधन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पे होते हैं, तो उसकी जो बाइंडिंग होती है बहुत ही वीक होती है और बहुत ही वीक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी मिले तो उस एनर्जी को गेन करके उस एटम को छोड़ करके वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जैसे मान लेते हैं कि ये जिस भी सब्सटेंस का एटम है उस सब्सटेंस को कहीं से भी एनर्जी मिल जाए। सपोज कीजिए कि कमरे के टेम्परेचर पर उसको एनर्जी मिल गई, धूप में रख दिया गया उसके कारण एनर्जी मिल गई, उसको पटक दिया गया उसके कारण एनर्जी मिल गई। तो जैसे भी उसको एनर्जी कहीं से मिलती है तो वो एटम को जाती है, एटम से उसको इलेक्ट्रॉनों को जाती है और इलेक्ट्रॉन को जब वो एनर्जी मिलेगी तो तुरंत वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के तुरंत इस एटम को छोड़ करके, बंधन को तोड़ करके यहाँ से डिटैच हो जाता है और वो अलग हो जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल करके आता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिर्फ एक ही एटम के साथ नहीं होता, उस जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में बहुत सारे इस तरह के एटम्स होते हैं और उन सभी एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एटम है, एक मान लेते हैं एक एटम यहाँ पे है, एक एटम मान लेते हैं यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है। इस प्रकार से बहुत सारे एटम्स हैं और इन सभी एटम से ये घटनाएं हो रही हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। कुछ इससे निकले, यहाँ से कुछ निकला, ठीक है, फिर यहाँ से निकला, इस प्रकार से ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है और ऐसे ये हमारा कंडक्टर बन गया। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा कंडक्टर हो गया। तो अब ये जो कंडक्टर बना, अब उस कंडक्टर्स के ये सब एटम्स है। तो अब इस एटम से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे कहाँ? तो इसी कंडक्टर के अंदर अब वो मूव करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बैठते नहीं है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी कहीं से भी मिलेगी वो मूव करते रहेंगे।
हमेशा मूव करते रहेंगे। तो ये अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से बाहर निकले और इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर ये मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं तो फिर तो इनको करंट का निर्माण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे करंट का निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको समझते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो हमेशा मूव ही करते रहते हैं, लेकिन फिर भी करंट का निर्माण नहीं करते। क्यों नहीं ऐसा होता? वो करंट का निर्माण क्यों नहीं करते, इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से। अब सपोज कीजिए कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हम किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ ही घटना होगी। जिस एटम से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, उन एटम्स को अब हम आयन कहेंगे, क्योंकि अब वो एटम नहीं रह गए, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, लेकिन अब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो अब उसको हम लोग आयन कहेंगे। अब वो आयन बन गया, अब वो आयन यहीं पे है, ठीक है, हमने उसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें आयन है। अब ये मान लेते हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम से बाहर निकला, अब ये करेगा क्या? तो जब भी इसको थोड़ी सी एनर्जी या कहीं से भी रूम टेम्परेचर पर जैसे भी एनर्जी मिलेगी, तो ये तुरंत मूव करेगा। जैसे सपोज कि कभी इधर गया तो यहाँ पर कोई आयन मिला, उससे कोलाइड किया, या कोई दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, उससे कोलाइड किया, ठीक है। अब कोलाइड करके फिर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और फिर वो कभी ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ पर कुछ दूर तक चला, फिर कोई आयन या कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर उससे कोलाइड किया, फिर उसको कोलाइड किया, तो फिर उसका डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी फिर चेंज हो गया। यानी जब जब वो कोलाइड करेगा तब तब उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन, उसका चेंज करेगा, और इस प्रकार से कभी वो छोटा पाथ तय करेगा, कभी वो बड़ा पाथ तय करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी दूरी के बाद ये एटम्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलते हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मूव करेगा, जहाँ कोई मिला उसके साथ कोलाइड करा, फिर उसका डायरेक्शन चेंज, उसकी स्पीड चेंज, फिर वो घूम रहा। तो इस प्रकार से ये मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान उसका जो टोटल, या ऐसे कहें कि उसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो जाता है 0, क्योंकि कभी वो इधर गया, कभी उधर गया, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, और इस तरह से उसका हम जब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो पाते हैं कि उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन इस दौरान जो उसकी स्पीड होती है वो स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि चूंकि ये ऐसे घूम रहे हैं, वो ड्यू टू एनर्जी उसको मिल रही है, कहाँ से? रूम टेम्परेचर पर उसको एनर्जी मिल रही है। तो ये जो एनर्जी उसको मिल रही है, और इसके कारण जो इसमें एक्साइटेशन उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्साइटेशन, यानी तापीय उत्तेजन। उसको थर्मल एक्साइटेशन, ताप से या उष्मा से उसको ये एक्साइटेशन आ रहा है, और जो उस एक्साइटेशन के कारण जो उसको वेलोसिटी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी यानी तापीय वेग या उष्मीय वेग। ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्रीली मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करते हैं। इसकी थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और इस कारण से ये कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, क्योंकि करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इसको कंडक्टर्स के अंदर एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक इसको चल करके आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाता, क्योंकि वो टकराते टकराते उसकी थर्मल वेलोसिटी, टकराते टकराते उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है, और वो एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं आ पाता, इसलिए कोई करंट का निर्माण नहीं करता है, लेकिन मूव वो बहुत तेजी से करता है, ठीक है। इस दौरान जो वो पाथ तय करता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, इस पाथ को हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फ्री पाथ
यानी मुक्त पथ, ये फ्री पाथ कहलाता है। अब ये फ्री पाथ हर कोलिजन के लिए अलग अलग, जैसे सपोज देख रहे हैं आप, यहाँ पे छोटा, यहाँ बड़ा, फिर कोई छोटा, फिर कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, इस तरह के बहुत सारे पाथ बनेंगे जो कि फ्री पाथ कहे जाएंगे। तो अगर हम इसका औसत पाथ निकालें तो उसको हम लोग कहेंगे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो इस प्रकार से ये कोलाइड करते हैं और मूव करते हैं, लेकिन कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, क्योंकि उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो फिर करंट का निर्माण कैसे होगा या किस स्थिति में हम करंट का निर्माण कर सकते हैं? तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स के कारण वो चार्ज जो होता है वह एक्सेलरेट हो सकता है या मूव हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम इस कंडक्टर को फिर से यहाँ पर बनाते हैं, और यहाँ पे ये हमारा कंडक्टर हो गया, और ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा ऐसे, ये हमारा कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम एक को कंसीडर करें इस चीज़ को समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, ऐसे ऐसे जिधर मन किया उधर घूम गया, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, कभी वापस नहीं लौटे, हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे, तब तो हो सकता है ना कि हमारा करंट का निर्माण हो जाए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के इस एंड से मूव करना शुरू करेगा तो मूव करते करते इस एंड तक तो जरूर पहुंच जाएगा। तो ऐसा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पर हमेशा पीछे से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश फोर्स, ताकि इलेक्ट्रॉन आगे ही बढ़ता रहे, पीछे ना आए, पुश फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पुश फोर्स हम उसको कैसे लगा सकते हैं? तो इसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, तो हमने क्या किया कि इस कंडक्टर को एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। पावर सोर्स के रूप में हम यहाँ पर एक सेल का उपयोग कर रहे हैं, एक सेल, बैटरी, ठीक है ना, जो हम लोग साधारण तौर पर टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, उस एक सेल को हमने यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, अब ये सेल को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जैसे पॉजिटिव, अब चूंकि सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो हमने पॉजिटिव वाले के साथ इस इंड को कनेक्ट किया है और निगेटिव वाले के साथ इस इंड को, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव इंड कहा जाएगा और ये निगेटिव इंड कहा जाएगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव से जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे सेल से, तो ये सेल क्या करेगा कि तुरंत इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, विद्युतीय क्षेत्र एक सेटअप कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में उन्होंने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया पूरे कंडक्टर में, और उसी कंडक्टर में क्या है कि उसी कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फंस गया कि अब उस पर पहले तो कोई फोर्स नहीं था, अब क्या हुआ कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इस पे क्या होगा, तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसे फील्ड हो, जैसे मान लेते हैं कि ये फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और हम इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो जो फोर्स लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और अगर ये फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और निगेटिव चार्ज उसमें रखेंगे तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। याद कीजिए पिछले सामने क्लास में ये चीज़ बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो जो उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। तो सेम यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है इस डायरेक्शन में, तो जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन पर यानी इस चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है,
अब ये जो फोर्स होगा वो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगेगा, तो ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो अब स्मूथली वो सीधे NH पकड़ लिया और सीधे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी वो कोलाइड करेगा, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से कोलाइड किया, ऐसे गया, फिर यहाँ कोई आयन मिला, फिर वो ऐसे गया, फिर आयन मिला, फिर ऐसे गया, फिर आयन मिला, फिर ऐसे गया, फिर आयन मिला। इस प्रकार से वो कोलाइड करेगा यहाँ पर भी, लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं आएगा बल्कि आगे ही बढ़ेगा। क्यों पीछे नहीं आएगा? क्योंकि पीछे से उस पर से पुश फोर्स लग रहा है। और जब भी वो कोलाइड करेगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी घटेगी, तो जैसे ही घटेगी तो फिर पीछे से फोर्स लगने के कारण फिर से वो अपनी एनर्जी को कंपनसेट कर लेगा और फिर वो आगे की तरफ ही बढ़ते रहेगा। वो हमेशा एक्सेलरेट होता रहेगा, उस पर पीछे से एक एक्सेलरेशन लगता रहेगा फोर्स के कारण, और इस कारण वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, भले चाहे वो कितना भी कोलिजन करे, लेकिन आगे की तरफ ही बढ़ेगा, वापस लौट करके नहीं आएगा। और इस कारण और इस तरह से वो निगेटिव टर्मिनल से, या कहें कि कंडक्टर के निगेटिव एंड से वो पॉजिटिव एंड तक मूव कर जाएगा, और इस मूवमेंट के कारण करंट का निर्माण उसमें होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन के इस कोलिजन होते हुए और तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, और इलेक्ट्रॉन की इस वेलोसिटी को, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रवाह, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अटेन कर रहा है, इसलिए इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना खसकेगा? मात्र 0.1 मिलीमीटर। लेकिन उसके इतने खसकने से भी इसमें करंट का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि वो थोड़ा सा भी खसकेगा तो करंट का निर्माण काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है या करंट का निर्माण होता है। ये सिचुएशन होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं और तब करंट का निर्माण होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। किसी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो हो रहा है तो उस करंट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो जैसे हमने शुरू में ही इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, उसके अनुसार कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस कंडक्टिंग वायर से चार्ज का फ्लो होगा कंटिन्यू रूप से तो इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होगा, और उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो कितना चार्ज का फ्लो होगा? जैसे चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो निश्चित रूप से उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कुछ टाइम भी लगेगा। अब अगर हम सपोज करिए कि हमको अगर जानना हो कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसके लिए हमको ये निकालना होगा कि टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये हम पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये निगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब अगर हम कहें कि टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, n हम कंसिडर करते हैं n, तो टी टाइम में अगर n इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर n × E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है और n इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा वो Q बराबर हो जाएगा n × E। अब ये टी टाइम में Q चार्ज फ्लो होता है। तो अब इसके आधार पर हम लोग चार्ज को कैसे मेजर करते हैं? तो चार्ज को हम मेजर करने का तरीका है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हुआ इस कंडक्टिंग वायर से। यूनिट टाइम में चार्ज का जितना फ्लो होगा उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम
Q चार्ज को फ्लो कराने में T टाइम लगा तो Q में T से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं तो I बराबर Q अपॉन T। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ, चूंकि हम लोग चार्ज में टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर से फ्लो करता है उसी रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट का मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वो रेट हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर अगर हम Q के लिए फिर इस वैल्यू को पुट कर दें कि चूंकि Q इज इक्वल टू NE तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा NE अपॉन T। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है। इस फार्मूला से अगर हमसे कहा जाए कि किसी कंडक्टिंग वायर से इतना करंट फ्लो किया इतने समय तक, I करंट फ्लो किया T टाइम तक, तो पूछा जाए कि इतना करंट इतने समय तक फ्लो किया तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो हुआ, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या है कि n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमको संख्या निकालनी है तो n इज इक्वल टू ये टी आई के साथ गुना हो जाएगा तो आई टी अपॉन ई हम डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से I इंटू टी में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट का निर्माण कितना होगा, उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी आज देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो निगेटिव इंड से पॉजिटिव इंड की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव इंड की तरफ हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूला में चार्ज अपॉन टाइम है। तो चार्ज Q चार्ज है तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा, यानी सिर्फ इस पर मैग्नीट्यूड होगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जिसको समझना जरूरी है। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से होता है तो उसके अनुसार इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो निगेटिव इंड से पॉजिटिव इंड की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बट ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायरेक्शन हम लोग यूज नहीं करते, हालांकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऐसे ही डायरेक्शन होना चाहिए और होगा, लेकिन हम लोग इस डायरेक्शन का यूज नहीं करते। क्यों? इसलिए ऐसा नहीं करते कि ये जो डायरेक्शन वो बिल्कुल नेचर के लॉ के अपोजिट है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर निगेटिव इंड और ये पॉजिटिव इंड। निगेटिव इंड का मतलब हो गया कि वहाँ पर कोई वैल्यू जो बहुत ही कम है, और पॉजिटिव इंड यानी धन राशि यानी उसकी वैल्यू वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ लोअर से हायर तक नहीं मूव कर सकती है, अपने से नहीं मूव कर सकती है लोअर से हायर। जैसे एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु है, तो गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को अगर हम संपर्क में रखेंगे तो जो हीट का फ्लो होगा वो हमेशा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उस वस्तु से जिसका टेम्परेचर कम है उस वस्तु की तरफ होगा। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि लोअर टेम्परेचर वाले वस्तु से हीट निकल करके हायर टेम्परेचर वाले वस्तु की तरफ फ्लो कर जाए, ऐसा कभी अपने आप पॉसिबल नहीं है। यानी नेचर में कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ यानी हायर टू लोअर आती है, लोअर टू हायर नहीं जाती है। अगर हम यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को निगेटिव टू पॉजिटिव ले लें तो जहाँ पर भी हम करंट को दिखाएंगे या उसके डायरेक्शन को लिखेंगे तो हर जगह हमको इसके साथ एक माइनस टर्म को यूज़ करना पड़ेगा, निगेटिव टर्म को यूज़ करना पड़ेगा, माइनस टर्म को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचर के हर लॉ के अपोजिट होगा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव टू निगेटिव इसके अपोजिट लेते हैं। अब इसके पीछे भी एक कारण है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बट हम लोग इसके अपोजिट एक और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कंसीडर करते हैं।
चूँकि हमने ये देखा है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को कैरी करता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। हालांकि प्रोटॉन मूव नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक डायरेक्शन हम कन्विंस करते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हम ये मानते हैं कि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करता है, उसी तरह से उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ फ्लो होता है। और इसी पॉजिटिव चार्ज के ही फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं कहा जाता, बल्कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज के जो फ्लो का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। यानी हम अपने समझने के लिए इस चीज़ को बनाए हुए, बाकी एक्चुअल रूप से जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो तो निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, लेकिन वो हमारे नेचर के सभी लॉ के अपोजिट है या फिजिक्स के सारे लॉ के अपोजिट है, या अगर हम वैसा करते हैं तो हमको हर जगह एक निगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इस कन्वेंशनल डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। यानी अगर हम बैटरी में भी देखें तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ हम लोग लेते हैं। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लिया, उसका मेजरमेंट भी हमने कर लिया, फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को अगर मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके वैल्यू को जब लिखेंगे तो निश्चित रूप के साथ यूनिट भी यूज़ करेंगे। तो उसका यूनिट क्या होगा, उसके यूनिट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, इस यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट कहेंगे। एसआई यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो कूलम्ब अपॉन सेकेंड, तो इसको कहेंगे हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड। और इस कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग नाम देते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट रख दिया गया एम्पियर। तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ पर 1 एम्पियर करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flowing through a conducting wire per unit time, then the current in the conductor is called 1 ampere। यानी अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उस वायर में जो करंट होगा वह 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा। तो चूंकि 1 कूलम्ब जो चार्ज है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर 1 एम्पियर का जो करंट है वो भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होता है। तो हम लोग करंट के और भी छोटे छोटे यूनिट्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर, ये छोटा करंट हो गया। प्रायः हम लोग जो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे सपोज के लिए मोबाइल का चार्जर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, रेडियो के सर्किट हो गए, टेलीविज़न के सर्किट हो गए, कंप्यूटर के सर्किट्स हो गए, तो उसमें जो होते हैं वो प्रायः उस सर्किट के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिसमें मिली एम्पियर में करंट की आवश्यकता होती है, ज़्यादा करंट की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये 10⁻³ एम्पियर कहा जाता है। इसी प्रकार से 1 माइक्रो एम्पियर, म्यू से लिखते हैं माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। लेकिन इस प्रकार के करंट, ये जो 1 माइक्रो एम्पियर करंट है बहुत ही छोटा करंट होता है, इसलिए प्रायः यूजलेस होता है, अधिकांश जगहों पर यूजलेस होता है, इसका कोई बेनिफिट हमको नहीं होता है। तो हम लोग मिली एम्पियर या एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये जो करंट है, इस करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। सर्किट में मान लेते हैं कि कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है
और हमको उसमें करंट को मेजर करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो मापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं आमीटर। तो उस आमीटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं एन आमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट के किसी भी भाग में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो हम लोग आमीटर का यूज़ करते हैं। और आमीटर का अगर हमको सिंबल के रूप में देखें तो ऐसे हम लोग उसको सिंबल बनाते हैं। ये हमारा सिंबल होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, यानी इसके एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल वाले एंड के साथ और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। तो ये एक क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है आमीटर, ये TER आमीटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग क्या होता है कि टू मेजर करंट, इसका काम है करंट को मेजर करना। तीसरा कि यह एक बहुत ही लो रेसिस्टिव डिवाइस है, लो रेसिस्टिव डिवाइस है, यानी ये जो डिवाइस है इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेसिस्टेंस हम लोग आगे समझेंगे। रेसिस्टेंस का यहाँ पर सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही कम अवरोध उत्पन्न करता है, यानी इससे अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो ये करंट को बहुत ही कम अवरोध उत्पन्न करता है उसको रोकने में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्लो कराता है। तो लो रेसिस्टिव डिवाइस है। और एक और चीज़ कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जब भी हमको सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए इसको यूज़ करना है तो सर्किट में इसको हमेशा हम लोग सीरीज में ही जोड़ेंगे। जिस पार्ट में भी इसको हमको करंट को मेजर करना है उस पार्ट में इसको सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और अगर कोई आइडियल आमीटर होगा तो उसका रेसिस्टेंस 0 होगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ammeter is 0। यानी कोई अगर आइडियल आमीटर है, या ऐसे कहें कि अगर उस आमीटर का अगर रेसिस्टेंस 0 है तो उस आमीटर को हम लोग आइडियल आमीटर कहेंगे, वो सबसे अच्छा आमीटर कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई आमीटर बनाना संभव नहीं है जिसका रेसिस्टेंस 0, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ही, लेकिन फिर भी जिसका रेसिस्टेंस जितना ही कम होगा, आमीटर का रेसिस्टेंस जितना ही कम होगा उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक आमीटर है जिसका उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं सर्किट में, ठीक है। अब आइए एक और चीज़ हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को जब हमने डिफाइन किया तो हमने ये कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमने ये कभी नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर हम लेंगे, कंडक्टिंग वायर जो हम लेंगे वो मोटा होगा, पतला होगा, कितना मोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। पतला वायर हो, मोटा वायर हो, बहुत मोटा वायर हो, कोई मतलब नहीं है। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसके मोटाई से, थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम उसके थिकनेस से लेना देना रखें तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो हो जाएगा करंट डेंसिटी। तो इसीलिए हमने ये अभी फिगर आपको नहीं मिटाया है, इसको इस चीज़ को समझना है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहेंगे, और उसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, पर यूनिट एरिया से। यहाँ पर इसके पहले हमने करंट में इसके मोटाई को हमने नहीं लिया था कि ये मोटा है कि पतला, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर उसके मोटाई को हम यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो हुआ, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मोटा है,
या पतला है, तो उसके अनुसार उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया अगर हम करंट को फ्लो कितना कर रहा है उसको अगर हम लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे करंट डेंसिटी। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और इसको हम लोग जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी जानकारियाँ कंप्लीट हुई। अब इस पर हम लोग कुछ फटाफट एक आध दो न्यूमेरिकल्स इस पर सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो हमें याद हो जाए और उस फार्मूला का यूटिलाइजेशन भी हम आसानी से अच्छी तरह से समझ लें। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें जो कि मिलकर 1 कूलम चार्ज का निर्माण करते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम चार्ज का निर्माण करें, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर से, चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो 1 कूलम चार्ज का निर्माण होगा। तो वी हैव, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है, वी हैव, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q = NE। अब इस फॉर्मूला में हम लोग N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं N = Q/E। अब यहाँ से हम लोग Q और E का मान रख करके आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q के जगह पर दिया हुआ है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो हम 1 कूलम ही लेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको रखना होगा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ दिया नहीं है, जबकि ये बिल्कुल फंडामेंटल वैल्यू है और उसको हमको अपने से याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए जो हमने रखा, तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा, उसके माइनस साइन का यूज़ हमको नहीं करना है। ठीक है, हम लोग प्रायः जब भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की ज़रूरत हो तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, माइनस साइन का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। कूलम से कूलम हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड होगा 1/1.6 और ये चला जाएगा -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा डेसिमल को और खिसका दें तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। डैट मीन्स कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से अगर फ्लो होंगे तो 1 कूलम चार्ज का निर्माण होगा, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 6 टाइम्स। ठीक है, तब जाकर के 1 कूलम चार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट किया। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। कह रहा है कि उस सर्किट में करंट का मान ज्ञात करें जिसमें 500 कूलम चार्ज जो है वो 10 मिनट में प्रवाहित होता है। यानी 500 कूलम चार्ज 10 मिनट में वो सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो सर्किट में करंट का निर्माण कितना होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो गिवन दैट हमारे पास है Q = 500 कूलम, 500 कूलम चार्ज है और फिर टाइम दिया गया 10 मिनट। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, समय जो भी हम रखेंगे यहाँ पर सेकेंड में रखेंगे, चाहे वो मिनट में दिया हो, आवर में दिया हो, मिली सेकेंड में दिया हो, किसी भी यूनिट में दिया हो, हम हमेशा सेकेंड को यहाँ पर टाइम को हमेशा सेकेंड में ही रखेंगे। तो हम इसको सेकेंड में बदल लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हो गया 10 × 60 सेकेंड, ये हमारा टाइम हो गया। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हमको करेंट निकालना है, तो वी हैव, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे I = Q/T, क्योंकि Q भी दिया है T भी दिया है, तो I = Q/T को इजीली यूज़ कर सकते हैं। और Q के जगह पर हम रखेंगे 500 कूलम, T के जगह पर रखेंगे 10 × 60, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। तो ये 20 से 20 और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.648 और 2 6 दूना 12 6 त्रिका 18 इतना एम्पियर यानी कूलम पर सेकेंड, डैट मीन्स कि 0.83 एम्पियर का करंट उससे फ्लो
करेगा अगर उतने टाइम में उतना चार्ज फ्लो होता है तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करेंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम इट्स एंड A to B. If charge on an electron is -1.6 into 10 power -19 coulomb, find the number of electrons that will pass each second through the conductor. यानी कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर given that solution कि 1.6 मिली एम्पियर का करंट है, 1.6 मिली एम्पियर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम लोग ई से लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज है। तो बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द कंडक्टर, तो कंडक्टर से पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ही मान निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी हैव I = Q/T, और Q के जगह पर हम लोग NE रख लेंगे, तो NE/T, और इसलिए यहाँ से हमको n का मान निकालना है, तो n = हो जाएगा IT/E। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब I का वैल्यू हम रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻3, और टाइम है ईच सेकेंड निकालना है, ईच सेकेंड, तो टाइम की जगह पर हमारा 1 हो गया, और चार्ज का मान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, उसके माइनस डायरेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, इसमें से 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा +16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। डैट मीन्स कि अगर इतना करंट का उसमें निर्माण करना है तो पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो A to B है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा फ्रॉम B to A इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये इसमें डायरेक्शन को भी बताना था। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में आपके पास जो है उसमें मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं सब फार्मूला का यूज़ करके, और इसी तरह से इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपकी सारी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए द रॉयल फिजिक्स के इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।